रिकॉल कर लेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। देखो लास्ट क्लास में हमने अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हमने अपने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। कौन से दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे? एक मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता दिया था, और फिर एक मैंने आपको बता दिया था अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन फाइंड कर लिए थे चार अलग अलग केसेस के लिए। तो जरा मेरे को फटाफट वो चार अलग अलग केसेस के लिए इक्वेशन याद दिलाओ कि रिलेशन क्या था ईएमएफ और पोटेंशियल का फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। देखें जरा किसने कितना रिवाइज किया है। डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी के लिए क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास? सर E is greater than delta V. वेरी गुड। कि भैया हमारे पास आया था डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर। तो मतलब हमें पता चल गया था कि डेल्टा वी छोटा होगा ईएमएफ से। फिर दूसरा केस हमने किया था चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का, कि एक बैटरी को दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जो उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करा रही है। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन आई थी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ईएमएफ प्लस आई आर। तो इस केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ से ज्यादा था। तीसरा केस ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब बैटरी किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही प्लेस्ड है। इसके लिए इक्वेशन बताओ। Delta V is equal to EMF. अरे क्या बात है रियांश, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ईएमएफ बिकॉज इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, बिकॉज आई इज इक्वल्स टू जीरो। और लास्ट केस था शॉर्ट सर्किटिंग का, कि सर्किट कंप्लीट है लेकिन उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो Where अगर EMF is equal to IR. वेरी गुड कृतिका, बिल्कुल सही कि भैया उस केस में डेल्टा वी जीरो हो गया था बिकॉज रेजिस्टेंस जीरो है। तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई थी कि ईएमएफ पूरा अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ही फाइट करने में कंज्यूम हो जाएगा। अगर अब यहां तक की बातें क्लियर हैं, डाउट नहीं है, कर दें स्टार्ट? यस सर। चलो बढ़िया दिवेश। आ जाते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन, हमें अब इन सबके बीच में रिलेशंस फाइंड करने हैं। रिलेशंस बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल वगैरह। देखो ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो समझ में आता है या नहीं। भैया हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया, एक बैटरी ली, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। जैसे कि मैंने बताया बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव टर्मिनल के साथ ड्रॉ होता है, डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, बैटरी का ईएमएफ ई। सबसे पहले तो मेरे को ये देख के बताओ ये सीरीज कनेक्शन है या ये पैरेलल कनेक्शन है? कोई नहीं बोला। सर सीरीज। वेरी गुड देवेश, भैया ये सीरीज कनेक्शन है। ये सीरीज कनेक्शन है तो जब मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब भैया 10th क्लास का फंडा है, अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी मिल जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ईएमएफ, पूरी बैटरी का ईएमएफ यूटिलाइज होगा V प्लस V डैश में? क्या मेरी इक्वेशन 1 क्लियर है? यस सर। डन। अब भैया ये सर्किट कंप्लीट है तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे भी सेम करंट जाएगा आई, यहाँ पे भी सेम करंट जाएगा आई, क्योंकि पूरा का पूरा सीरीज कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ। तो मैं अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ लिखूंगा वी, वी मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, प्लस वी डैश, वी डैश हो जाएगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर। आप इन दोनों में से आई को कॉमन ले सकते हो, तो आई को कॉमन लिया तो मेरे पास आया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और देखो हमारा ओम्स लॉ एक तरीके से वैलिड हो रहा है कि करंट इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्या मैंने जो ये इक्वेशन 1 डिराइव करी वो बिल्कुल क्लियर है? यस सर। बढ़िया। अब देखो मैं कुछ डिफरेंस बता देता हूं जहां पे आपको कंफ्यूजन पक्का होगा ही होगा क्रिएट। क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा? भैया कभी कभी हम इक्वेशन यूज करेंगे V बाय आर और कभी कभी हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो मेरे को बताओ दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, या दोनों सही है? तो क्या डिफरेंस है दोनों इक्वेशंस में?
सर I इज इक्वल टू V बाय कैपिटल R में R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है किसी अप्लायंस का, और जो अपॉन R प्लस स्मॉल R है वो मतलब पूरे सर्किट का, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ रहा है और एक्सटर्नल अप्लायंस का भी आ रहा है। वेरी गुड रियांशी, वेरी गुड। तो याद रखना, जब भी मैं टोटल रेजिस्टेंस ले रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस का रेजिस्टेंस प्लस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जब भी मैं टोटल रेजिस्टेंस ले रहा हूं तो मेरे को टोटल पोटेंशियल लेना पड़ेगा। मतलब मैं उस केस में बैटरी का ईएमएफ देखूंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देख रहा हूं तो मेरे को सिर्फ उसी का पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ेगा। फिर इस केस में मैं ये नहीं लिख सकता कि बैटरी का ईएमएफ लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर ये गलत है। आई होप मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन 1 आ गई है। इक्वेशन 2 तो मेरे को ऑलरेडी पता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, कि भैया इस केस में जो डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी का मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक्सटर्नल अप्लायंस के अलोंग, वो होगा ईएमएफ माइनस आईआर। ये इक्वेशन तो मेरे को पता ही है, इक्वेशन 2। अब बाकी इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं। देखो भैया, बाकी इक्वेशन क्या डिराइव करते हैं। भैया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होगा। मेरे को करंट की वैल्यू पता है इक्वेशन 1 से। करंट की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से? ईएमएफ डिवाइड इनटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इस इक्वेशन में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इस इक्वेशन में ऊपर भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मैं ये कभी भी फाइंड नहीं कर पाऊंगा कि पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन है। तो इसको, रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले आर को या नीचे वाले आर को किसी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने नीचे कैपिटल आर कॉमन ले लिया। कैपिटल आर कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3, कि V इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। देखो मैं बार बार पूछ रहा हूं, चेक कर लेना भैया, क्या इक्वेशन 3 तक कोई डाउट है? No, No, sir. sir. चलो डन। बस हमारा इक्वेशन 3 तक मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक फोर्थ इक्वेशन भी बता देता हूं। फोर्थ इक्वेशन मेरे को निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा E माइनस वी बाय आई। अब जैसे मैंने आपको बोला, आई को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो एक ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो भैया मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, तो मैं अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो इसमें फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसलिए अब की बार ये वाला फॉर्मूला नहीं, अब की बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा E माइनस वी बाई वी इंटू कैपिटल आर। तो जब भी मैं आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहूं तो आप अपनी इक्वेशन नंबर 4 यूज करोगे। चलो भाई फटाफट देखो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। No, sir. Yes, sir. No, sir. डन। चलो, तो अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है भैया, हम इन सारी इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। मेरे को रिलेशन फाइंड करना था इन सबके बीच में। तो चलो आओ ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या है? सबसे पहला ग्राफ भैया, सबसे पहला ग्राफ है कि मेरे को रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप मेरे को देख के बताओ कि ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है या किस टाइप का रिलेशन है? भाई कोई नहीं बोला। Sir, Sir, direct. direct. तो याद रखो कि यार ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर का मतलब क्या है? आप जरा अपने पीछे वाले डायग्राम में सही से नोटिस करो। V, V का मतलब क्या था कि जो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ है। तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूं V इक्वल्स टू आई आर। मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन क्या मेरी बैटरी का ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा? No, sir. No, sir. जैसे भैया No, आपको नहीं sir. समझ में आया हो तो मेरे इस एग्जांपल से समझो। भैया मेरे हाथ में जो ये बैटरी है ये 1.5 वोल्ट की है।
अब क्या मेरी इस बैटरी का जो 1.5 वोल्ट है वो इस पे डिपेंड करेगा क्या कि मैं इसको छोटे बल्ब से कनेक्ट कर रहा हूँ या बड़े बल्ब से कनेक्ट कर रहा हूँ? नो नहीं सर। No, sir. भैया, इसका 1.5 वोल्ट फिक्स है, 1.5 वोल्ट ही रहेगा, चाहे मैं छोटे बल्ब से कनेक्ट करूं चाहे बड़े बल्ब से कनेक्ट करूं। तो इसलिए ये चीज याद रखना, ये आपका है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एसर्शन रीजनिंग वगैरह टाइप के क्वेश्चन में बहुत पूछता है ये चीज कि ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन है। तो अब यहाँ पे लिख लो कि भैया ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट ग्राफ आएगा। एसर्शन रीजनिंग और थ्योरेटिकल टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत पूछता है ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ किसके बीच का है? नेक्स्ट ग्राफ है पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का। तो देखो, पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच की इक्वेशन हमारे पास आई थी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी कि V इज इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब जो मैं आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोलूंगा, आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताना आंसर कितना आएगा। R की वैल्यू रखो 0, R की वैल्यू 0 रखी तो मेरे को बताओ V की वैल्यू कितनी आ रही है। ट्राई टू कैलकुलेट प्लीज। R की वैल्यू रखो 0, 0 रखने के बाद V की वैल्यू कितनी आ रही है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। नहीं, कैसे भैया? V सर इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 1 प्लस R बाय 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू ई। वेरी, देखते हैं फिर से, देखो देखो, R बाय 0, R बाय 0 बनेगा इनफाइनाइट, तो E डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनफाइनाइट। 1 प्लस इनफाइनाइट कितना होगा? इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट। अगर किसी भी चीज को इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूं तो कितना आएगा आंसर? जीरो। 0 आएगा। तो याद रखो, जब R 0 है, जब R की वैल्यू 0 है तो V की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है? यस सर। डन, डन। तो R0 V0। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है? अब आप R की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। और ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भैया जब मेरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस का जो रेजिस्टेंस है और जो बैटरी का रेजिस्टेंस है, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास V की वैल्यू आएगी EMF बाई 2। कैसे आएगी 2? ये बन जाएगा 1 प्लस 1 EMF बाई 2। तो ये ग्राफ इंक्रीज होगा और ये बन जाएगी वैल्यू यहां तक कि भैया ये वैल्यू होगी EMF बाई 2। कब? जब मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। बचा लास्ट केस। लास्ट केस क्या है भैया? अब R की वैल्यू इनफाइनाइट रखो। अब मेरे को कैलकुलेट करके बताओ V की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो सब लोग कैलकुलेट करो। R की वैल्यू रखो इनफाइनाइट। ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। इक्वल्स टू ई। वेरी गुड। तो ये V की वैल्यू E के बराबर आएगी, मतलब मेरा पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा कब होगा? मेरा पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरा उसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यस सर। और मैं पहले यस बोल सर। रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट भूल गए, लास्ट वाला पॉइंट भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना बस याद कि भैया अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हाफ ऑफ द बैटरी होगा। बढ़ जाऊं लास्ट पॉइंट पे? यस सर। डन। चलो लास्ट इक्वेशन, लास्ट ग्राफ। भैया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर आप एक चीज नोटिस करो कि भैया ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो अगर ये एक लीनियर इक्वेशन है तो क्या मैं इसको जो ग्राफ प्लॉट करूंगा कह सकता हूं कि वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा? यस सर। यस सर। डन। अब देखो, मैं पोटेंशियल को ले रहा हूं Y एक्सिस पे, करंट को ले रहा हूं X एक्सिस पे, तो मेरा ग्राफ जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। कैसे पता चला नेगेटिव बनेगा? बिकॉज माइनस लाइन आ रही है, माइनस यस साइन आ सर। रहा है। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करूं तो स्लोप किसकी वैल्यू देगा मेरे को? स्लोप मेरे को इंटरनल Internal रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल देगा। रेजिस्टेंस। वेरी गुड। और अगर मैं इंटरसेप्ट कि ये लाइन कहां पे कट करेगी, वो मेरे को किसकी वैल्यू देगा? वो मेरे को EMF। EMF। EMF. तो याद रखो, ईएमएफ। थर्ड वाला ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में हम है ना किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं
कि भैया आपको ये मैंने बैटरी दे दी आपके हाथ में और मैं कह रहा हूँ भैया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करके दो मेरे को। तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी को किसी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से कनेक्ट कर देंगे और हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो जो इस ग्राफ का स्लोप आएगा वो मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा और जो इसका इंटरसेप्ट आएगा वो मेरे को ईएमएफ दे देगा। यहां तक कंप्लीट कर लो। अब हमारे जो भी टॉपिक चलने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक चलने वाले हैं, तो यहां तक कंप्लीट करके खत्म कर दो। डन सर। डन, चलो बहुत बढ़िया भैया। आ जाओ, अपने जो आज का टॉपिक स्टार्ट करना है, जो मैंने आज की हेडिंग दी थी, दैट इज नोडल एनालिसिस। सर जो आपने एक बार वो बता दो। हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या बताना है दोबारा। सर सेकंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ दोबारा बताना है। सेकेंड ग्राफ ये है पोटेंशियल वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कि मतलब अगर मैंने इस बैटरी को एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया तो उस बल्ब पे कितना पोटेंशियल आएगा, मेरे को वो कैलकुलेट करना था। तो हमने ऐसे 3 स्पेशल केसेस ले लिए। क्या, जब रेजिस्टेंस 0 है तो भैया बल्ब पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। अगर बल्ब का रेजिस्टेंस और मेरी बैटरी का रेजिस्टेंस सेम हो गया तो बल्ब पे कितना पोटेंशियल आएगा। जैसे एक बात बताओ, मैं वैल्यूज के साथ समझा रहा हूं आपको, कि सपोज इस बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट, बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट, मैंने इसको एक बल्ब से कनेक्ट किया और मैं कह रहा हूं बल्ब का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो मेरे को बताओ बल्ब पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। इस बैटरी का हाफ। ये बैटरी 2 वोल्ट की थी तो बल्ब कितना वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। क्या अब ये क्लियर है सेकंड वाला। यस सर। डन संजना। संजना अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। डन। हाँ तो भैया मैं बोल रहा था, अब हमारा जो आज का टॉपिक है मेन, दैट इज नोडल एनालिसिस। सबसे पहले तो ये समझो कि नोड का मतलब क्या है। नोड्स, नोड्स का सीधे सीधे मतलब है जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां पे हमारी वायर कनेक्ट हो रही हो, जंक्शन पॉइंट। अब नोडल एनालिसिस हम क्यों यूज कर रहे हैं यार, आपको काफी सर्किट ऐसे मिलेंगे जिसमें मल्टीपल बैटरीज और मल्टीपल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, और क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि भैया कैलकुलेट करके दो कि हर एक वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको जब वो कैलकुलेट करना होगा तो ये एक इजी मेथड है नोडल एनालिसिस। तो मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आप चेक करके बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन। भैया ये बैटरी है 20 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने 5 ओम्स का, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने 2 ओम्स का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, या चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट मत करो, ऐसा करो, चलो इधर देखो। सपोज सबसे पहली चीज मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक बैटरी है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 वोल्ट। तो पहले मेरे को इस 20 वोल्ट का मतलब समझाओ, ये 20 वोल्ट है क्या। इट इज ईएमएफ। डन। तो ये 20 जो वैल्यू है ये इंडिकेट क्या कर रही है, ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है। तो सर देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखो क्या है भैया, हमारा ये बैटरी की जो बड़ी डंडी है ये कैसा होगा, ये हाई पोटेंशियल होता है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। और जो ये छोटी डंडी है ये क्या होती है, लो पोटेंशियल। तो मैं कह रहा हूं कि एक वैल्यू ज्यादा है, एक वैल्यू कम है, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को बेसिकली क्या मिलेगा, बेसिकली मेरे को मिलेगा डिफरेंस। क्या यहां तक की बात समझ में आई है। यस सर। यस सर। डन। तो याद रखो जो ये डिफरेंस है ये 20 है। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि हाई पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप खुद से कुछ भी वैल्यू मान लो, लो पोटेंशियल की कुछ भी वैल्यू मान लो, लेकिन वैल्यू आपको इस तरीके से माननी पड़ेगी कि जब मैं हाई और लो को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास हमेशा आंसर कितना आना चाहिए, 20 आना 20। चाहिए। 20 जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे वैल्यू ले रहा हूं 60 वोल्ट। तो मेरे को बताओ इस लो पोटेंशियल की साइड मेरे को कितनी वैल्यू लेनी चाहिए जिससे 40 डिफरेंस वोल्ट। 20 का आ जाए, 40 40 का आ जाए। बिल्कुल। क्या मैं यहाँ पे 80 ले सकता हूँ, नो सर। क्यों यस सर कृतिका सर क्यों। सर लो सर। बिल्कुल, क्योंकि यार लो पोटेंशियल का मतलब क्या है
कि मेरी वैल्यू जो होनी चाहिए वो इस वाले से कम होनी चाहिए और 20 का डिफरेंस आना चाहिए। तो मेरे को भैया जो इधर वैल्यू लेनी है वो 60 से कम लेनी है, तो इसलिए यहाँ पे 80 नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 40 आएगा। 40, सिमिलरली मेरे को बताओ क्या मैं वैल्यूज ये ले सकता हूँ 30, तो इधर कितना लिखूं मैं? 10, 10, वेरी गुड। एक और बता दो, सपोज इधर मैंने ली -10, तो बताओ इधर कितना लूं? +30, अगर आपने +30 ले लिया तो -10 और 30 के बीच में 40 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि सर -10 से -30, -30, बिल्कुल सही। क्या ये चीज समझ में आ गई? यस Yes, सर। डन। अब देखो यार, हर कोई बंदा है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता है, आपके पास पूरी की पूरी फ्रीडम है, आपका जो मन करे आप वो वैल्यू ले लो। लेकिन हम है ना थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो हम हमेशा अब क्या करेंगे, हम हमेशा जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ना 20, हम यहाँ पे वो वाली वैल्यू ले लेंगे। तो मेरे को बताओ, अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे मैं कितनी वैल्यू लिखूं जिससे डिफरेंस 20 का हो और ये 20 से कम 0, भी हो? 0। तो 0, ये एक स्टैंडर्ड बन गया। बाकी मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आपका जो मन करे आप वो वैल्यू ले सकते हो, लेकिन हमने एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया कि भैया मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, जो पॉजिटिव साइड होगा वो ये वाली वैल्यू ले लूंगा, तो अपने आप नेगेटिव साइड वाली 0 हो जाएगी। तो बस इतना चेक कर लो, यहां तक अगर क्लियर है तो मैं अपने कॉन्सेप्ट नोडल एनालिसिस समझाना चालू कर दूं। डन सर, डन। डन सर। तो चलो आ जाओ इधर। भैया ये देखो, ये इधर मेरे पास बैटरी है 20 वोल्ट की, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो इस पॉइंट को आप ए मान लो, इस पॉइंट को आप बी मान लो। तो मेरे को बताओ पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल लिखूं? सर 20, वेरी गुड 20, पलक, 20। तो ये जो नेगेटिव से कनेक्टेड है, इधर कितना लिखूं? 0। 0, सिमिलरली दूसरी बैटरी पे आ जाओ, दूसरी बैटरी के साइड भी इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब हम अपना ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो मेरे को Yes, बताओ यहाँ पे पॉइंट सी पे या पॉइंट डी जो भी है, ये 0 पॉइंट 0, 0 और एंड 3 पे 0, 10। 10, 10, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ करंट, करंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट हमेशा हाई पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल फ्लो टू करता है, मतलब वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो 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 पोटेंशियल पोटेंशियल, फ्लो करता है। हाई टू लो, सॉरी, एक मिनट प्लीज, इसको ठीक करता हूँ। हाई टू लो। तो अगर आप ऊपर वाली ब्रांच को पकड़ो, ए डी ब्रांच को, तो आपको साफ दिख रहा है कि ए है 20 पे और डी है 0 पे, तो मतलब करंट मेरा ए से लेके डी तक फ्लो कर रहा होगा। यस सर। सिमिलरली यस अगर आप सर, बी और सी वाली ब्रांच को देखो, बी और सी वाली ब्रांच में सी 10 पे है, बी 0 पे है, तो मतलब करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? यस हमारा सर, क्वेश्चन था कि भैया हमें सारे पोटेंशियल फाइंड करने हैं, सॉरी, हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो अगर हमें वो फाइंड करना था तो हम क्या करेंगे, हम अपना ओम्स लॉ लगा देंगे, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखूंगा वी ए डी इज इक्वल्स टू आई आर। आई निकालना है तो वी ए डी बाय आर, तो वी ए डी इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 20 का, डिवाइडेड बाय बीच में कितना रेजिस्टेंस फंस रहा है? 5 5, का। Yes. तो हमारे पास ऊपर वाली ब्रांच में करंट मिल जाएगा कि ऊपर वाली ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है? 4 एम्पियर फ्लो ampere. कर रहा है। सिमिलरली जरा मेरे को नीचे वाली ब्रांच में देख के बताओ सी बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है? चलो 5 ampere. वेरी गुड। 5 एम्पियर। तो भैया मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं, सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे करंट आ जाएगा 5 एम्पियर्स। चेक कर लो, नोडल एनालिसिस समझ में आ गया? यस सर, डन। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं काफी, जैसे क्या गलती करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, तो मेरे को बताओ क्या अब मैं पॉइंट ए पे 20 लिख सकता हूँ? नो सर, नहीं। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है पोटेंशियल को ड्रॉप कराना। तो अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया है तो मैं फिर यहाँ पे 20 नहीं लिख सकता, फिर मैं 20 कहाँ लिख सकता हूँ? इसके यहाँ पे, मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके बैटरी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। तो Yes. आप पोटेंशियल वहीं लिखना जहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, अगर बीच में रेजिस्टेंस आ गया है तो फिर आप वो गलती मत करना। तो अगर अब ये क्लियर है तो क्वेश्चन दे दूं नेक्स्ट? Yes. यस सर। चलो यस done। सर, बढ़िया, ऐसे ही जोश दिखाते रहो भैया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप अपने आप, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले वाले की तरह,
बस एक चीज थोड़ी सी चेंज कर दी है मैंने। भैया यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से वही 5 ओम्स का, यहाँ पे बैटरी 10 वोल्ट की, यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम्स का जो पहले क्वेश्चन था, बस यहाँ पे बैटरी और कनेक्ट कर दी 10 वोल्ट की। तो कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। चलो ट्राई टू सॉल्व इट प्लीज। सर जिनके पास रेजिस्टेंस नहीं है सर उनका भी कैलकुलेट करना है। हाँ उनका भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, बिल्कुल। डन सर। डन, चलो ठीक है दिवेश चेक करेंगे। निशांत हो रहा है सॉल्व? निशांत भी दो हैं, निशांत भारद्वाज और निशांत नारियल। यस सर। ओके। नमिता? यस सर। ओके। चलो डन भैया, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। दिवेश चलो तुम ही बता दो, पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल लिया आपने? सर 20। 20। पॉइंट डी पे? सर 0। पॉइंट बी पे? सर 10 नहीं सर सर 0। 0। Zero. गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? कि भैया जब आप यहाँ पे भी 0 ले लोगे तो फिर 0 और 0 डिफरेंस 10 का कहाँ मेंटेन हुआ? तो मेरे को बताओ पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल लूं जिससे डिफरेंस 10 का रहे और वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये लो साइड है। -10। -10। -10. बिल्कुल। अब अगर ऊपर -10 है तो मेरे को बताओ पॉइंट सी पे कितना पोटेंशियल लूं जिससे डिफरेंस 10 का रहे और वो -10 से बड़ी हो। -20। -20। -20। अरे गलत। अगर तो आपने +20। अरे दिवेश रुको। दिवेश एक चीज सोचो, अगर आप कह रहे हो कि सर मैं ले लेता हूं -20, ठीक है, तो दिवेश -10 और -20 में कौन सी वैल्यू छोटी है? सर -20। लेकिन ये तो पॉजिटिव साइड है, तो मेरे -10 से छोटी तो नहीं ले सकता ना, मतलब मेरे को बड़ी वैल्यू लेनी है। अब आपने कहा सर +20, तो यार -10 से पहले मैं पहुंचूंगा 0 और 0 से फिर पहुंचूंगा 20, तो -10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा? बेटा 30 का डिफरेंस आ जाएगा 30। ना। तो 0 लेंगे. 0 लेंगे, बिल्कुल सही। दिवेश चेक करो क्या आपको क्लियर हुआ ये वाली बात? यस सर। डन। तो भैया मेरे को सारे पोटेंशियल्स मिल गए हैं। अब करंट की डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं पहले और फिर वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे। भैया ए से बी तक, ए पे पोटेंशियल ज्यादा, बी पे कम, तो करंट की डायरेक्शन राइट हैंड साइड होगी। फिर सी और डी का देखें, सी और डी दोनों जगह पोटेंशियल सेम आ गया, तो मतलब इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर नहीं रहा करेगा। होगा। तो मतलब मेरे को सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच के लिए करंट निकालना है, तो ऊपर वाली ब्रांच ए बी के लिए करंट निकालूंगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो 20 माइनस -10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो मेरे को बताओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 6। 6 है। 28। बिल्कुल सही। तो चेक कर लो क्या ये क्वेश्चन भी क्लियर है, फिर मैं एक और Yes, क्वेश्चन sir. देता हूँ। Yes, sir. Yes, यस sir. डन। सर। डन, बस ये नोडल एनालिसिस पे लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया तो हमारा टारगेट सेट हो जाएगा कि भैया हाँ, हल्का सा डिफिकल्ट लग सकता है। ऐसा करता हूँ थोड़ा डायग्राम बड़ा भी बना लेता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। चलो भाई हमारे पास है टोटल बीच में 2 ब्रांचेस।
चलो भाई देखो, इधर बैटरी कनेक्टेड है हमारे पास 10 वोल्ट की, इधर बैटरी हमारे पास कनेक्टेड है 30 वोल्ट की, और इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हमारे पास 1 ओम का, इधर एक बैटरी कनेक्टेड है 40 वोल्ट की, और इधर रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम्स, और लास्ट बैटरी कनेक्टेड है 50 वोल्ट की, और इधर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हमारे पास 2 ओम्स। क्वेश्चन वही है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच में बताना है कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, और डायरेक्शन के साथ। चलो, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ध्रुव भैया, हो जाएगा ये वाला थोड़ा सा सॉल्व? यस। ठीक है, देखें चलें। हेमराज, तुम्हारी क्लास के बच्चे आलसी होते जा रहे हैं। संजीव, पहले जितना एक्टिव रहते थे उतना अब एक्टिव नहीं रहते हो। नयन, ट्राई कर रहे हो? नयन, ट्राई कर रही हो? यस सर। ओके, गुड। बस भाई, लास्ट 1 मोर मिनट। संजना, बताना कौन सी ब्रांच से स्टार्ट करेंगे? यस सर। कौन सी ब्रांच से स्टार्ट करेंगे? वोल्टेज मार्क करना। सर AH। वेरी गुड, ए एच से, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ए पे आपने कितना वोल्टेज लिया? सर 10। वेरी गुड, तो एच पे हो जाएगा 0। मेरे को बताओ, बी पे कितना लिया? सर B पे 0। बी पे आपने लिया 0। फिर सी पे? सर 40। संजना, गलत हो गया है। चलो इधर देखो भाई, अगर आप नोटिस करो, ए से बी तक, ए से बी तक कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। अगर ए से बी तक कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो जितना पोटेंशियल ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल किस पे होगा? बी पे भी होगा। तो यहाँ पे भी 10 आएगा। यस सर। फिर बी से सी तक भी कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो तो यहाँ पे 10 भी नहीं आएगा, पोटेंशियल 10 आएगा, और डी पे भी पोटेंशियल 10 आएगा। 10 आएगा। बिल्कुल। अब इस वाली बैटरी के साथ काम करना शुरू करते हैं। भाई, इस वाली बैटरी के पॉजिटिव साइड ये कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 30। लेकिन क्या आप 30 लिख सकते हो? नहीं। नो सर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर, एच और डिस्टेंस जी के बीच नहीं में भी आएगा। कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ यहाँ पे पे भी भी 0। 0। यस अब सर। देखो क्या करना है। मैंने आपको जो बताया था कॉन्सेप्ट, वही ध्यान रखो। पॉजिटिव टर्मिनल अगर मेरा 0 पे है, तो इस साइड जहां तक कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं आ रहा, इस साइड में कितना पोटेंशियल लिखूं जिससे डिफरेंस 30 का बन जाए और वो वैल्यू 0 से छोटी हो? माइनस। -30। वेरी गुड, -30। ये वाली ब्रांच का काम हो गया। नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं। ऊपर 10 है,
तो इधर कितना पोटेंशियल लिखूं जिससे डिफरेंस 40 का हो और वो 10 से छोटी हो वैल्यू? -50 -30, क्योंकि 10 से लेके -30 तक डिफरेंस 30 40 का आ जाएगा। दिवेश कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? नो सर। डन। लास्ट वाली ब्रांच, भैया ये 10 है तो यहाँ पे बता -40 -40। दिवेश बहुत बढ़िया। चलो बस भाई हमारा सारा सॉल्व हो गया है। करंट की डायरेक्शन मार्क करना शुरू कर देते हैं और फिर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। भैया इधर 10 है, इधर -30 है, तो 10 वाली वैल्यू बड़ी है, तो मतलब करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम हाई टू लो। फिर दूसरी ब्रांच में इधर -30 है, इधर 0 है, तो ऊपर कर रहा होगा या नीचे कर रहा होगा फ्लो? ऊपर ऊपर, ऊपर क्योंकि 0 से -30, हाई से लो। लास्ट वाली में बताओ नीचे या ऊपर? सर ऊपर ऊपर। इसमें भी ऊपर। तो बस भैया वैल्यूज कैलकुलेट करना यहाँ साइड में लिख देते हैं। आई और हमारा बी से जी तक फ्लो कर रहा है, आई बी जी। भैया 10 और 30 में डिफरेंस है 40 का, और रेजिस्टेंस बीच में फंसा है 1, तो हमारे पास आ जाएगा 40 एम्पियर्स। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 0 और 30 एफ सी। भैया डिफरेंस है 30 का, रेजिस्टेंस है 2, तो हमारे पास कितना करंट आ जाएगा? ये 15 15 एम्पियर। एम्पियर्स। लास्ट वाले का भी कैलकुलेट कर लो, ई से लेके डी तक। भैया डिफरेंस है 40 का और रेजिस्टेंस है सर बीच में 2, 20 एम्पियर। 20 20 एम्पियर। एम्पियर्स। बिल्कुल सही। डन सर। डन। डन सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो नोडल एनालिसिस आपको समझ में भी आ गया है, और इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएगा ही नहीं। मोस्टली नोडल एनालिसिस पे जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, जिसमें आप फटाफट 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्योंकि हमारे नोडल एनालिसिस का बेनिफिट यही है कि हम हर क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चन भी हमेशा वैसा ही मिलेगा। यस सर। डन। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाऊं, विच इज कॉल्ड एज किरचॉफ रूल। यस Yes. सर। यस चलो डन। भैया अब किरचॉफ रूल मेरे हिसाब से आपको शायद से थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए होती हैं, लेकिन वही अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना। किरचॉफ रूल, भाई किरचॉफ के 2 रूल थे। कौन कौन से 2 रूल थे? Kirchhoff junction rule and and closed loop प्लेस ऑफ rule. जंक्शन। वेरी गुड। एक था जंक्शन रूल। जंक्शन रूल भी एक देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रूल है। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग भैया जितना भी करंट एंटर कर रहा होगा किसी एक पॉइंट पे, उतना ही करंट एग्जिट आउट भी कर रहा होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये एग्जांपल दिया था, तो जरा मेरे को इसी में देख के बताना कि सपोज ये पॉइंट ओ मेरा जंक्शन है जहां पे मल्टीपल वायर्स कनेक्ट हो रही हैं। भैया ऊपर करंट जा रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पे करंट जा रहा है 3 एम्पियर, यहाँ पे करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर। तो मेरे को बताओ इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा? 4.5 एम्पियर। 4.5। कैसे कैलकुलेट किया 4.5? सर इसके साथ तीनों को प्लस कर दिया। तीनों को प्लस गलत किया आपने, डायरेक्शन नहीं देखी। मेरे को बताओ पॉइंट ओ पे कितना करंट एंटर कर रहा है? एंटर मतलब जो पॉइंट ओ सर की 4 तरफ, एम्पियर। 4 एम्पेयर। लेकिन भार कितना जाना चाहिए? भार भी 4 एम्पेयर ही जाना चाहिए, लेकिन इधर कितना भार जा रहा है? 0.5। 0.5. तो जो रिमेनिंग है वो इधर 3.5 जाएगा। एम्पियर। 5 एम्पियर। Yes sir. सर वो जंक्शन रूल डायरेक्शन। क्लियर? Yes. यस सर। बढ़िया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे, दैट इज लूप रूल। भैया लूप रूल, लूप रूल भी बिल्कुल अच्छा रूल है, सीधा साधा सिंपल रूल है। लूप रूल क्या कहता है कि भैया अगर आपको कोई भी क्लोज पाथ दिखाई दे जाए, क्योंकि लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ, तो आप उस क्लोज पाथ में सबके पोटेंशियल लिख डालो। जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं सबका पोटेंशियल का सम लिख डालो। तो जब आप सबके पोटेंशियल का सम लिखोगे तो वो टोटल सम किसके बराबर आएगा? 0 के 0। बराबर आएगा। 0. अब देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है एक बार एग्जाम में। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जंक्शन रूल का प्रिंसिपल क्या है और लूप रूल का प्रिंसिपल क्या है, ये दोनों रूल कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो एक चीज याद रखो, हमारा करंट जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो जो ये जंक्शन रूल है याद रखना, ये Conservation of कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। हमने इधर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया है कि पॉइंट ओ पे जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा।
लेकिन लूप रूल पे हमने कौन सा प्रिंसिपल लगाया है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भैया हमने टोटल जितनी एनर्जी सप्लाई करी है वो पूरी की पूरी एनर्जी उसमें यूज हो जाएगी। तो ये एक आया हुआ क्वेश्चन है आपका नीट एग्जाम का। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। हुँ, बस एक लास्ट चीज भैया, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना करना सीखेंगे। भैया लास्ट क्या है कि अगर करंट कभी भी आपका हाई टू लो फ्लो कर रहा है, तो मतलब हमने हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे गए हैं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे गए हैं, तो एक तरीके से हमारा डिग्रेडेशन हुआ है, एनर्जी फॉल डाउन हुई है, रिड्यूस हुई है, तो उसको हम हमेशा लेंगे नेगेटिव। लेकिन अगर मैं लो से हाई तक जा रहा हूं, तो एक पॉजिटिव। तरीके से एनर्जी गेन पॉजिटिव। करी है, प्रमोशन हुआ है, पॉजिटिव। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, एनसीईआरटी में इसका उल्टा दे रखा है, तो मर्जी आपकी है। साइन कन्वेंशन तो हमारे समझने का तरीका होता है कि मेरी मर्जी है, किसी एक को नेगेटिव लूंगा तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, यूजुअली लेफ्ट साइड को हम कौन सी साइन से इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव से या पॉजिटिव से? सर नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन वो मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो इसको पॉजिटिव ले लूं, तो फिर मेरे को राइट हैंड साइड को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव नेगेटिव। लेना पड़ेगा। तो बस वही चीज है, एनसीईआरटी में इसका उल्टा गिवन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो मन करे आप वो फॉलो करो, लेकिन एक चीज माइंड में बिठा लो कि आप कौन सा फॉलो करोगे, मेरा वाला या बुक वाला। बस एक चीज माइंड में बिठा लेना, ताकि बार बार हर क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। डन सर। डन। यस। चलो भाई, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन से डील करना शुरू करें। यस सर। डन। तो आप इसको नोट डाउन करो, मैं फटाफट पानी भी लेता हूँ, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो, डन सर। डन सर। बस एक मिनट। चलो भैया, तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। भैया हमें ये डायग्राम गिवन है और यहाँ पे बैटरीज, ईएमएफ, वो सब चीजें कनेक्टेड हैं। भैया क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है मेरी 1 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम्स का, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड 2 वोल्ट की, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम्स, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है 1 वोल्ट की फिर से, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम्स, और यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्टेड है 3 वोल्ट की। चलो समझो। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू करता है, तो आप मेरे को बताओ आप कौन सी बैटरी से करंट को फ्लो कराना शुरू कराना चाहते हो? 1 वोल्ट, सर 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, कौन सी बैटरी से सर करंट 3 को? वोल्ट। 3 वोल्ट से। चलो आपकी मर्जी है, देखो कंप्लीटली। तो सपोज मैंने 3 वोल्ट से करंट को फ्लो कराना शुरू किया, इससे करंट निकलेगा कुछ ना कुछ आई। अब जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू हुआ, यहाँ पे उसको मिल गया जंक्शन, करंट आई एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट अगर मैं ले रहा हूं आई, सपोज यहाँ पे आई ले लेता हूं, तो यहाँ पे कितना करंट बचेगा? आई आई माइनस माइनस आई वन। आई वन। वेरी गुड। अब ये पूरा सीरीज कनेक्शन है, तो यहां तक पूरा आई वन फ्लो करता जाएगा। फिर वापस से ये दोनों करंट यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे और वापस से यहाँ पे करंट आई आ जाएगा। पहले यहां तक देख लो, मैंने जो करंट मार्क किया है वहां तक कोई डाउट? नो सर। डन। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट है कि हम हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वाले पॉइंट को मार्क करेंगे। अब इसमें ध्यान देना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। भाई बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हाई लो, हाई लो, हाई लो, लो हाई, यहां तक तो मैंने मार्क कर दिया। लेकिन आप समझो, मेरे को बताओ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में से कौन सा हाई होगा और कौन सा लो होगा? लेफ्ट वाला पॉइंट हाई होगा या लो होगा? सर हाई। हाई। वेरी गुड। हाई क्यों होगा? क्योंकि भैया करंट ऐसे जा रहा है, और करंट हमेशा लो टू हाई, सॉरी हाई टू लो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। हाई। और ये वाला पॉइंट लो होना लो। चाहिए। सिमिलरली sir. मेरे को जरा इन दोनों पॉइंट्स में से देख के बताओ, नीचे वाला पॉइंट हाई होगा या लो होगा? चलो। नीचे वाला हाई होगा और ऊपर वाला लो सर होगा। नीचे वाला हाई ऊपर वाला लो। बिल्कुल, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, तो हाई से लो जा रहा है। जरा इसमें बता दो।
सर नीचे वाला नीचे वाला हाई low ऊपर है। वाला लो। इन दोनों में बताओ। सर ऊपर वाला हाई नीचे वाला ऊपर लो। वाला हाई नीचे वाला लो। तो चलो बस सबको समझ में आ गया तो मैं ही फटाफट मार्क कर देता हूँ। डन। ये सेकंड स्टेप भी ओवर। हाई लो सब मार्क कर दिया। अब बचा है लास्ट स्टेप। आपको पहले बताओ इसमें टोटल कितने लूप दिखाई दे रहे हैं, कितने क्लोज पाथ दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 सर 2 तो याद रखो हमें जो टोटल क्लोज लूप्स दिखाई दे रहे हैं वो टोटल 3 दिखाई दे रहे हैं। पहला ABC, दूसरा ACD, तीसरा ए बी ABCD। सी डी। ABCD। अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन में टोटल कितने अननोन वेरिएबल हैं। क्वेश्चन में टोटल 2 अननोन वेरिएबल हैं। कौन से 2 अननोन वेरिएबल हैं? एक करंट है आई और आई एक क्या है? I1। I1। भैया आई और I1 की वैल्यू निकल गई तो ये तो अपने आप ही निकल जाएगा, तो ये अननोन नहीं है। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, भैया जितने अननोन कम से कम उतने लूप लेने पड़ेंगे। तो 3 में से कम कितने लूप लेने पड़ेंगे? कम से 2। कम 2। तो मैं ये 2 लूप ले लेता हूं। चलो डन, किस्सा खत्म, आगे बढ़ते हैं अब। भैया अब आप क्या कर लो, बस एक लास्ट चीज समझा रहा हूं, उसके बाद आपको इजी लगेगा ये। ऊपर वाले लूप में और नीचे वाले लूप में कोई एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो, क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। तो बताओ ऊपर वाले क्लॉकवाइज। लूप में क्लॉकवाइज। 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 तो ये होगा, ठीक है भैया ठीक है। तो ये में हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे होता है, ये हमने क्लॉकवाइज चल लिया है। जरा नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में कैसे जाना चाहते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। नीचे वाले में भी क्लॉकवाइज। चलो भैया तो नीचे वाले में भी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। मेरा क्या जाता है, नीचे वाले में भी क्लॉकवाइज चले गए। अब चलो लूप रूल लगाना शुरू करो। लूप रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, सबका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल लिखता हूं, 2 वोल्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है जहां से स्टार्ट कर दो। मैं गया राइट साइड, तो जब मैं राइट साइड गया तो मैं हाई से लो ट्रेवल कर गया। हाई से लो ट्रेवल कर गया तो नेगेटिव लिखूंगा -2। क्या ये चीज समझ में आई? यस यस सर। सर। डन। फिर मैं गया 2 ओम वाले के पास। जब मैं 2 ओम वाले के पास गया तो भी मैं हाई टू लो ट्रैवल कर रहा हूं, हाई टू लो, नेगेटिव। तो नेगेटिव -2। लिखूंगा। माइनस, लेकिन अब मेरे को पोटेंशियल लिखना है। इधर तो पोटेंशियल लिखा हुआ था लेकिन ये तो रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। आई। आई डन। अब आ जाओ नीचे। जब आप नीचे गए तो आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो। जब आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपने कैसे ट्रेवल किया है? लो टू हाई। लो लो टू टू हाई। हाई। तो अब ये पॉजिटिव। जाएगा प्लस में। कितना करंट फ्लो कर रहा है इस 2 ओम वाले से? सर आई माइनस आई आई वन इंटू 2। वेरी गुड, I - I1 × 2। सिमिलरली कितने लिख दिए मैंने, 1 2 3, अभी तो सिर्फ 3 ही लिखे हैं। कितने बचे हैं? 1 और 2, 2 और बचे हैं। मेरे को इस 1 वाले का बताओ, पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव हाई टू लो गए हैं। करंट Yes. कितना फ्लो कर रहा है? I1। यार मैंने उल्टा कर दिया और तुमने मेरे को बताया भी नहीं, ये I1 है। तो यहाँ पे I1 लिख लो प्लीज। कहाँ लिखा? यहाँ पे I1 लिखो ये। चलो हाँ बताओ इसका क्या लिखूं, I1, और ये तो 1 नहीं है। लास्ट बैटरी का बताओ, बैटरी का क्या लिखूं? 1। +1। टोटल 0। चेक कर लो, जो ये मैंने इक्वेशन 1 लिखना सिखाई है आपको, आपको इक्वेशन 1 क्लियर है? यस यस सर। सर। अगर सबको इक्वेशन 1 ईमानदारी से क्लियर है तो अब क्या करोगे आप सब लोग, आप लूप 2 के लिए, नीचे वाले लूप के लिए इक्वेशन लिखो। आपको 1 मिनट दे रहा हूं पूरा लिखने के लिए, और फिर हम सारे लोग इक्वेशन मैच करेंगे कि सबकी इक्वेशन सेम आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई कहीं गलती कर रहा है। चलो तो नीचे वाले लूप के लिए इक्वेशन लिखना चालू करो। यस। डन। भाई फटाफट। डन सर। डन। डन सर।
चलो तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस किसकी इक्वेशन बिल्कुल सही आ रही है। यस चलो भैया नीचे वाली लूप के लिए इक्वेशन लिखूंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। मैं सपोज 1 वोल्ट वाली बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को जाना है नीचे, तो हाई टू लो गया, तो मतलब -1 -1। 1 फिर मैं गया हाई टू लो, फिर से माइनस। करंट फ्लो -1 कर रहा है आई, और I रेजिस्टेंस है 1। उसके बाद मैं गया साइड में 2, हाई टू लो गया, फिर से करंट फ्लो कर रहा है आई, रेजिस्टेंस है 3। -3 3 फिर मैं गया लो टू हाई, +3। plus +3 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बच गया 2 ohms वाला। तो मैं जा रहा हूं अब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो माइनस। माइनस करंट फ्लो कर रहा है आई I माइनस आई minus वन I1 I1 into 2 2 इंटू 2, और ये टोटल किसके बराबर? 0 बस दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आई और आई वन की वैल्यू दे दोगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है किरचॉफ रूल का। yes yes sir डन। अब याद रखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें दो लूप्स बन रहे थे, एलिमेंट भी ज्यादा थे, 5 5 एलिमेंट थे एक लूप में, तो आपको सॉल्व करने में या इक्वेशन लिखने में टाइम लग गया। लेकिन अगर किरचॉफ रूल से एग्जाम में क्वेश्चन आया तो याद रखना बहुत ही सिंपल आने वाला है, कि आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा विदाउट टाइम टेकिंग। done sir डन। that's चलो बढ़िया। तो भैया बस अब थोड़ी छोटी चीजें बची हैं, फटाफट बढ़ते हैं आगे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है भैया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो सबको ही पता होगा, कैपेसिटर में पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। yes sir Yes. बताओ क्या कंडीशन होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की? so galvanometer zero deflection point डन। चलो तो देखते हैं भैया यहाँ पे। भैया ये मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी ईएमएफ ई की। ये रेजिस्टेंस मैंने लिया कुछ ना कुछ पी, ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ ना कुछ लिया क्यू, या इसको ले लो क्यू। इस रेजिस्टेंस को मैंने लिया आर, और इस रेजिस्टेंस को मैंने लिया एस। वैल्यू भी लिख देता हूँ मैंने, वैल्यू क्या क्या ले रहा हूँ। इधर ले रहा हूँ 6, इधर ले रहा हूँ 3, इधर ले रहा हूँ 10, इधर ले रहा हूँ 5। फिर मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस और ले लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया 2 ohms का। क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज में जब आएगा, कि भैया इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके दो। तो भैया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप P बाय Q का रेशियो चेक करो और R बाय S का रेशियो चेक करो। अगर P बाय Q और R बाय S का रेशियो आपका सेम आ रहा है, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी? ये कंडीशन हमारी कहलाएगी बैलेंस Balance. व्हीटस्टोन ब्रिज। balance Wheatstone bridge और अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो रेजिस्टेंस मेरा बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, वो रेजिस्टेंस मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? yes Yes, sir sir. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं। क्या जल्दबाजी दिखाते हैं? भैया सपोज मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा वाला 1 ohm वाला। मेरे को बताओ क्या ये 1 ohm वाला कैंसिल होगा अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो? no sir ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा? क्योंकि ये इस बैटरी से 1, कनेक्ट है बिल्कुल 1 ohm का जो टर्मिनल्स हैं वो बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो जो बैटरी से कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंस कैंसिल आउट नहीं होगा, जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है वो रेजिस्टेंस कैंसिल आउट होगा, क्योंकि उसमें करंट 0 होगा। अब भैया बीच वाले रेजिस्टेंस कैंसिल आउट हो गया, इसको मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है। अब तो यार आपको साफ पता चल गया 6 और 10 सीरीज में है या पैरेलल में है? Series series Series. सीरीज में। तो 6 और 10 का सीरीज आ गया 16, 16 नीचे वाले का 3 + 5 आ 8 गया 8। 8 8 और 16 का क्या आप पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हो? Yes, sir. तो yes बस sir बता दो, यही आंसर हो गया, यही कॉन्सेप्ट हो गया, किस्सा खत्म। So 3/16. जो भी आ रहा होगा भैया, मेरे को तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद है, जब भी आर इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस का पैरेलल का फाइंड करना होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो मैं इस तरीके से ही सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 16/3। Yes, sir. yes sir done sir डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब क्या है कि यार ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमें ये तो सिर्फ एक इसका प्रिंसिपल हो गया ये। अब हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है अलग अलग क्वेश्चंस में।
तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ट्राई कर लेना भैया। बाकी मीटर ब्रिज वगैरह पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मेरे ख्याल से ये ज्यादा ज्यादा 2 क्लासेस का और चैप्टर है, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। और राकेश सर ने वो स्टार्ट कर दिया आपका क्या कहते हैं, एटम्स? नो सर। अभी नो नहीं सर। स्टार्ट हुआ है, No, ठीक है sir. ठीक है। और मैंने शायद से गड़बड़ कर दी क्या, चलो देखते हैं। नहीं, ठीक ड्रॉ किया था। चलो भैया, ये है डायग्राम। टोटल 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। वैल्यूज दे रहा हूं, चेक कर लेना। सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम्स 5 ओम्स 5 ओम्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सर 5. 5 आ रहा है, देखते हैं। किसी और को कुछ और आंसर? कैलकुलेट कर रहे हो आराम से। बाकी मेरे हिसाब से भी 5 सही है, बाकी देखेंगे। सर 5 ओम। 5 ओम्स ही आ रहा है। यस सर। चलो, और कोई? भैया अगर आप एक चीज नोटिस करो, सबसे पहले तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। Yes, sir. कैसे पता चला ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? ऐसा सर करते हैं, पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इस पॉइंट को बना दो बी, इस पॉइंट को बना दो सी। सॉरी, बी तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो कोई नहीं, इसको डी बना देता हूं फिर। ये हो गया पॉइंट डी। अगर आप देखो पॉइंट ए से आपके पास 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। एक तो जा रहा है ए से लेके सी तक, और एक जा रहा है ए से लेके बी तक। मतलब 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ए से लेके गया सी तक 5 ओम्स, ए से लेके गया बी तक 5 ओम्स। उसके बाद मैंने देखा सी से डी तक एक रेजिस्टेंस जा रहा है, सी से डी तक एक रेजिस्टेंस जा रहा है, लेकिन डी से बी तक भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है, तो डी से बी तक भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है। इन दोनों की भी वैल्यू सेम है, 5 ओम्स 5 ओम्स। फिर बी से सी तक एक कनेक्ट करना है, तो बी से सी तक एक कनेक्ट कर दिया। तो आप खुद देखो, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 10. 10। नीचे वाले का कॉम्बिनेशन कितना 10. आएगा? 10। 10. इन दोनों का पैरेलल फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा? 5 5 ohm. आ जाएगा। Done, sir. डन, चलो बहुत बढ़िया। डन सर। तो यार देखो, आज के लिए इतना ही है।